नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा एम लक्ष्मीकांत का जो पार्ट है चैप्टर 3 का, जिसमें हम देखेंगे सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में और जानेंगे स्वतंत्र निकाय के बारे में और जानेंगे अन्य बातों को। तो देखते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार को। सबसे पहले भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। देश की बृहद आकार, जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार को संविधान में शामिल करना एक साहसिक व सराहनीय प्रयोग था। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है, समानता के सिद्धांत को लागू करता है, अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है तथा कमजोर वर्गों के लिए नई आशाएं और प्रत्याशा जगाता है। जैसा कि इसमें कहा गया है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है। 18 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष जिस व्यक्ति की है उसको मतदान करने का अधिकार है स्वतंत्रता के तौर पे। उसके साथ न जाति, न धर्म, न साक्षरता, न संपदा आदि के हिसाब से किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसके बारे में कहें तो इससे पहले 1989 से पहले जो मताधिकार करने का जो अधिकार था उसकी उम्र 21 वर्ष थी। जब 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दिया गया और इसमें देखा गया कि देश की बृहद आकार की जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा आदि को देखते हुए इसमें संविधान निर्माताओं द्वारा जो बढ़ाया गया कदम है, उठाया गया कदम है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार को संविधान में शामिल करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह साहसिक व सराहनीय प्रयोग था जो संविधान निर्माताओं द्वारा किया गया है। इसी के बारे में बात कही गई है। एकल नागरिकता की बात करें तो यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल है और दो लक्षणों यानी एकल और संघीय है का प्रतिनिधित्व भी करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता। इसकी बात करें तो इसमें जैसे दूसरी ओर अमेरिकी यानी अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता होती है। इसलिए वह अधिकारों के दो समूहों का लाभ उठाता है, पहला राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त तथा दूसरा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त। इसमें कहा गया है कि हमारे देश में जो नागरिकता है एकल नागरिकता है और वैसे तो हमारे यहाँ पे जो नागरिकता की इसमें बात कही गई है वो दो लक्षणों वाली है, एकल और संघीय, लेकिन जो देखने को मिलती है हमारे यहाँ पर वो प्रमुख रूप से एकल नागरिकता है, वो नागरिकता है भारतीय नागरिकता। दूसरी ओर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दो प्रकार की नागरिकता मिलती है। एक तो नागरिकों को जिस राज्य में वह रहता है वह नागरिकता रहती है, दूसरी उस स्टेट उस देश की नागरिकता रहती है। तो इस प्रकार से वहां पर दोहरी नागरिकता की उपलब्धि वहां के नागरिकों को मिली हुई होती है। ओके, तो भारत में सभी नागरिकों को चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं और इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, सिवाय कुछ मामलों के जैसे जनजातीय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर इत्यादि। लेकिन जो जम्मू और कश्मीर में भी अब कानून पास हो गया है उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, हर राज्य एक जैसा हो चुका है। जम्मू कश्मीर हमारा
क्या हो चुका है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, जिससे दो केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ है। ओके, तो सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता में और समान अधिकारों के संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातिगत युद्ध, भाषाई विवाद और निर्जातीय विवाद होते रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि संविधान के निर्माताओं ने एकीकृत और संगठित भारत राष्ट्र के निर्माण का जो सपना देखा था, वह पूरी तरह पूरा नहीं हो पाया है। अब बात करें हम स्वतंत्र निकाय की, तो भारतीय संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका और सरकार यानी केंद्र और राज्य सरकार न्यायिक अंग की उपलब्ध कराता है, बल्कि कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना करता है। इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया है। ऐसे कुछ स्वतंत्र निकाय हैं जो निम्नलिखित हैं। ऑप्शन जैसे हम बात करें कुछ पॉइंटों के बारे में। संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन आयोग की स्थापना। राज्य और केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण के लिए भारत का नियंत्रक और महालेखाकार ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं और सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिकता और उनके उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यह अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। राज्य लोक सेवा आयोग जिसका काम हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना और अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना है। विभिन्न प्रावधानों यथा कार्यकाल की सुरक्षा निर्धारित करता है। सेवा शर्तें, भारत की संचय निधि पर भी भारत विभिन्न व्यय आदि के माध्यम से संविधान इन निकायों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अब हम बात करें आपातकालीन प्रावधानों की, तो आपातकालीन प्रावधान क्या हैं? आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए बृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की अवस्था। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल को हम देख सकते हैं संविधान में। राज्य में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन, जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, अनुच्छेद 356 या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता, 365 अनुच्छेद 365 में, जैसा कि इसमें बताया गया है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता यानी राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? जब राज्यों में किसी भी प्रकार का शासन करने से वहां का जो राज्य प्रमुख है, ऐसा लगता है कि वो शासन चलाने में असफल हो रहा है या किसी भी प्रकार से केंद्र सरकार या भारत सरकार के किसी सकारात्मक कानून का अवहेलना कर रहा है और या केंद्र सरकार की द्वारा दिए गए निर्देश को मान नहीं रहा है, तो ऐसे में जब राज्यपाल को लगता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचित करते हैं और वहां पे राष्ट्रपति शासन जारी हो जाता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 56 में ये बात कही गई है और 300 निर्देशों का अनुपालन करने पर, जैसे कि अनुच्छेद 365 की बात करें तो इसमें यही है कि केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता जब सिद्ध होती है किसी भी राज्य में, तो वहां पर अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट जो आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल, भारत की वित्तीय स्थिरता या वित्तीय संकट में अनुच्छेद 360 के तहत इस वित्तीय आपातकाल को लगाया जाता है। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है
और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। राजनीतिक तंत्र का संघीय सामान्य परिस्थितियों के दौरान से एकात्मक आपातकाल के दौरान में परिवर्तित होना भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। अब हम देखेंगे त्रिस्तरीय सरकार किस प्रकार से त्रिस्तरीय सरकार की अपने आप में एक संरचनात्मक स्थिरता है, इसके बारे में देखेंगे। मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में दो स्तरीय राज्य व्यवस्था, केंद्र व राज्य और संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र एवं राज्यों की शक्तियां अंतर्विष्ट थीं। बाद में वर्ष 1992 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन ने 3 स्तरीय यानी स्थानीय सरकारों का प्रावधान किया है, जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। संविधान में एक नए भाग 9वें एवं नई अनुसूची 11वीं जोड़कर वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया है। इसी प्रकार से 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 ने एक नए भाग ए को 9(1) तथा अनुसूची 12वीं को जोड़ा है। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है, यानी शहरी स्थानीय सरकारें। इस प्रकार से जो 1992 में जो संशोधन हुए हैं, 73वें और 74वें संविधान संशोधन, जिससे हमारे यहाँ पे स्थानीय सरकारों को जोड़ा गया है और ऐसा कहीं और नहीं, किसी और देश के संविधान में देखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार से बात कही गई है और देखेंगे अगले वीडियो में इससे आगे का। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।